नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। 40 दिन तक लड़ाई चलने के बाद अब युद्ध विराम समझौता हुआ। अब शांति वार्ता के लिए आखिरकार दोनों पक्ष यानी ईरान और अमेरिका अब वार्ता की मेज पर पहुंचने वाले हैं। दोनों ही पक्षों के वार्ताकार पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद में, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में, जहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता होगी कि आखिर इस युद्ध को कैसे रोका जाए, युद्ध विराम समझौते को कैसे स्थायी बनाया जाए। हालांकि इसको लेकर आशंकाएं पहले से ही हैं और वार्ता होगी भी या नहीं, पहले इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन अब दोनों ही पक्षों के वार्ताकार वहां पहुंच चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि कम से कम वार्ता की मेज तक तो पहुंचेंगे ही, और उसके बाद वार्ता पर सहमति बनती है या नहीं बनती है, ये देखने वाली बात होगी। इधर ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी वहां पहुंच चुका है, लेकिन इस वार्ता के लिए इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही और पहुंचने के बाद कूटनीतिक रूप से जो जीत ईरान ने हासिल की है वो बहुत महत्व रखती है, बहुत मायने रखती है, और अमेरिका को एक तरीके से वहां वार्ता से पहले ही कहीं न कहीं बैकफुट पर ला दिया है। क्यों ला दिया है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस दौरान क्या कुछ हुआ है, क्या इस जो डेवलपमेंट हुए हैं, किस तरह से दोनों पक्षों के लोग पहुंचे हैं, और यहाँ जो जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आया है वो रास्ता कैसे भटक गया इस्लामाबाद पहुंचने से पहले, उसकी चर्चा भी करेंगे। और अब कुछ देर बाद शायद वहां दोनों पक्षों के बीच वार्ता होगी। लेकिन यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां दो पक्षों की जब बात हो रही है तो इस वार्ता में शामिल है ईरान और अमेरिका, जबकि लड़ाई ईरान और इजराइल के बीच में हो रही है। इजराइल यहाँ पर कहीं से कोई पक्ष नहीं दिखाई पड़ रहा है, कोई पक्षकार नहीं दिखाई पड़ रहा है, और उधर इजराइल को लेकर ही यहाँ पर वार्ता की जो है ये खटाई में पड़ सकती है, अटक सकती है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से युद्ध विराम के बावजूद इजराइल ने हमले जारी रखे लेबनान पर, उसको लेकर ईरान काफ़ी सख्त हो गया। इन सारे मुद्दों पर बात करते हैं। पहले जानते हैं कि क्या कुछ डेवलपमेंट रहा और अभी इस्लामाबाद की क्या स्थिति है। बहुत ही बड़ी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में वहां दोनों ही पक्ष पहुंचे हुए हैं, लेकिन ईरानी प्रतिनिधिमंडल जब पहुंचता है तो एक खास जहाज से पहुंचता है और उसका नाम है मिनाब 168, और जहाज के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो भी हम देखेंगे, वो भी बहुत खास हैं, और ये इतनी खास हैं कि अमेरिका को वार्ता से पहले ही बैकफुट पर लाने के लिए पर्याप्त है। अमलेदु जी। बिल्कुल समीर जी, और जो विजुअल भी वो हम लोग देखेंगे, उस जहाज के अंदर के विजुअल जो हैं, बाहर के तो हम लोग देख ही रहे हैं जिसमें पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आसिम मुनीर जो है वो खुद इस प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर मौजूद थे जी। और ये प्रतिनिधिमंडल पहुंचा आसिम मुनीर के, ये है मीनाब के जो 168 बच्चे थे, उनकी तस्वीरें जो हैं इस जहाज़ पे लगाई गई हैं, और इन तस्वीरों के साथ जो बागर गलिफाफ हैं, वहाँ की ईरानी संसद के जो अध्यक्ष हैं, वो इसके साथ पहुंचे हैं। इसको उन्होंने खुद अपने उस पर जारी किया, और ईरान की तमाम एम्बेसीज जो देश भर में हैं, मतलब दुनिया भर में हैं, वो सब इसको विजुअल को जारी कर रही। तो एक मीनाब का वही स्कूल है जहां अमेरिका ने वहां बमबारी की थी और वहां 168 छोटे बच्चों की जान चली गई थी, स्कूल पर हमला किया था, और ये एक मानवता के खिलाफ एक अपराध है जिसको लेकर ईरान अमेरिका पर आरोप लगा रहा है, और अमेरिका इस घटना को लेकर बैकफुट पर है। यहां तक कि अमेरिका के भीतर भी इस मामले को लेकर काफी नाराजगी थी, और उसको लेकर प्रदर्शन अमेरिका के भीतर भी हुए थे। बिल्कुल, अमेरिका के अंदर भी काफी प्रदर्शन हुए थे, और पूरी दुनिया में इसके खिलाफ जो थे प्रदर्शन हुए थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कह दिया था कि ये हमला जो है वो ईरान ने खुद कर दिया होगा अपनी मिसाइल से, जबकि वो जो मिसाइल थी वो अमेरिका की ही मिसाइल थी, और वो किसी और के पास वो मिसाइल है नहीं। और अमेरिका के अंदर भी वहाँ के कई सीनेटर्स ने ये सवाल उठाए कि ये आपने बच्चों के स्कूलों पर आपने हमला क्यों किया, और इसको लेकर ट्रंप वहाँ काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए थे। और इसी के बाद अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ और ये इसको बच्चों की तस्वीरें हैं, बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, उनके बॉटल हैं, जो बॉटल हैं सब रखे हुए हैं, टिफिन रखे हुए हैं। मतलब पूरा जो है ये प्रदर्शन किया गया है कि आप जो हैं वो एपस्टीन गैंग वाले लोग जो हैं वो बच्चों के ऊपर हमला करते हैं। ये संदेश देने में ईरान जो है पूरी दुनिया में समीर जी काफ़ी ज़्यादा कामयाब रहा है। और ये कहा भी गया कि ये एपस्टीन क्लास है, और इसमें दो बातें जो हैं मोहम्मद बाकर गलिफाफ हैं उन्होंने कल जो था जाने से पहले ट्वीट किया, दो शर्तें, एक तो जो हमारा पैसा फंसा हुआ है उसको पहले आप रिलीज कीजिए, दूसरा वार्ता में लेबनान के सीज फायर शामिल होगा।
ये दोनों बातें थी। अभी खबर आ रही है समीर जी, अभी ईरान से ही हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, अभी राजीव जी जब ब्रेकिंग कर रहे थे इससे पहले ईरान से एक साथी जुड़े हुए थे हमारे संवाददाता, उन्होंने बताया कि वहाँ जो $60 बिलियन था जो जब्त किया हुआ था अमेरिका ने, वो कल रात में जब रिलीज कर दिया गया उसके बाद ही ये प्रतिनिधिमंडल चला है वहां से। भले अभी ये सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी कि ईरान ने जो अपनी 10 शर्तें रखी हैं उन शर्तों को मानना इनके लिए बाध्यकारी होगा, क्योंकि बिना उन शर्तों को माने ईरान इस लड़ाई को खत्म करने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है, ईरान कई बार स्पष्ट कर चुका है और उसका एक साइन है, उसका एक पहले से ही दिखाई पड़ गया जो आप बता रहे हैं कि उन्होंने उसका जो हर्जाना है उसको रिलीज कर दिया, उसके बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल वहां आने को तैयार हुआ। क्योंकि पहले जो कार्यक्रम था उसको डिलीट कर दिया था पाकिस्तान के में जो ईरानी दूतावास है, और जब ये लग रहा था कि अब पूरा का पूरा मामला खटाई में पड़ सकता है, तब कहीं जाकर ईरानी प्रतिनिधिमंडल आया। तो एक तरीके से कई मोर्चों पर अमेरिका पहले ही झुका हुआ नजर आ रहा है अमलेंदु जी। बिल्कुल समीर जी, कई मोर्चों पर इस झुका हुआ नजर आ रहा है और एक तरह से कहा जाए कि जो ईरान की शर्तें थीं उन शर्तों पे बात करता हुआ तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है, चूंकि ईरान ने साफ कह दिया था कि बात होगी तो हमारी शर्तों पर ही होगी, वरना कोई बातचीत नहीं होगी। तो ईरान की शर्तों पर ही बातचीत हो रही है। अब ये कहाँ जाकर रुकता है, सीज फायर जो है ये युद्धबंदी में बदलता है या फिर जंग होती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आशा करनी चाहिए कि युद्धबंदी की तरफ ही बढ़े, चूंकि जिस तरीके से $60 बिलियन जो है ईरान का वो रिलीज किया गया है, इसका मतलब कि वो सैंक्शंस हटाए जाने की तरफ अमेरिका बढ़ रहा है। तो अब ये देखा जाएगा, लेकिन इजराइल इसमें भांजी मार सकता है और इसीलिए अभी खबर आ रही है कि इजराइल ने अभी फिर जो है वो जो दक्षिणी लेबनान है वहाँ फिर हमला किया है। हालांकि खबर ये भी आ रही है कि यही जो मंगलवार है यानी 14 अप्रैल शायद है उसको लेबनान और इजराइल की वाशिंगटन में वार्ता होगी, लेकिन हिजबुल्लाह उसमें शामिल नहीं होगा। तो ये लेबनान की और इजराइल की वार्ता होनी है। लेकिन जो ईरान कह रहा है वो कह रहा है कि ये आपको रोकना पड़ेगा, लेबनान पे हमले भी रोकने पड़ेंगे और ये हमारी जो प्रमुख शर्त है उसमें ये शामिल है। जी बिल्कुल, तो ये प्रमुख शर्तों में शामिल है। लेबनान और अमेरिका इजराइल के बीच अमेरिका में वार्ता भी होगी, लेकिन इस वार्ता में क्या होगा, इस वार्ता में भी कोई हल निकल पाएगा कि नहीं, क्योंकि इजराइल जिस तरीके से हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को जारी रखने पर अड़ा हुआ है उसको लेकर अभी भी आशंकाएं बनी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आज की वार्ता ये क्या सफल होगी और क्या कुछ होगा। चूंकि अच्छा दो चीजें हैं अमलेंदु जी, यहाँ पर मुख्य पक्ष अगर हम देखें तो ईरान और इजराइल है, लेकिन इजराइल यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है और मध्यस्थता एक वो देश कर रहा है जो इजराइल को कैंसर के रूप में देखता है। उनके अपने जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया, हालांकि बाद में उस बयान को उन्होंने वापस ले लिया, ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन पाकिस्तान और इस्राइल के बीच में किस तरीके के संबंध है वो इससे साफ पता चलता है। तो अगर कोई वार्ता होती भी है तो वो इस्राइल के लिए तो बहुत ही एक शर्मनाक स्थिति होगी, और जो है भी उनके देश में विरोध भी इसका हो रहा है। बिल्कुल समीर जी, हो रहा है। यहाँ तक कि वहाँ के अखबार जो है, एक मारीब अखबार है, हिब्रू का ही अखबार है, उसने तो लिखा है कि नेतन्याहू जो है वो ट्रंप के मोची हैं। हाँ। यहाँ तक उसने लिख दिया कि ट्रंप के मोचियों ये नाकारा साबित हुआ है और इसने इजराइल के हित जो है वो गिरवी रख दी, इस तरीके का उसने टिप्पणी की है। तो वहाँ के अखबार को निंदा कर रहे हैं, वहाँ प्रदर्शन, युद्ध विरोधी प्रदर्शन भी खूब हो रहे हैं। नेतन्याहू पूरी तरीके से घिरा हुआ है। इसी इतवार को नेतन्याहू के खिलाफ वहाँ मुकदमा भी शुरू होना है जिसमें उसको 19 साल की सजा हो सकती है नेतन्याहू को। ये सारी बातें चल रही हैं समीर जी। इस बीच जो वहाँ के ईरानी के संसद के जो अध्यक्ष हैं बागेर गलीबाफ, उनका कहना है कि अगर अमेरिका कोई समझौता करना चाहता है तो उसे ईरान के अधिकारों को स्वीकार करना होगा, ये उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और देर रात उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद जो है अधिकारियों से बातचीत के दौरान किसी समझौते पर पहुंचने के संबंध में टिप्पणियां की अधिकारियों के साथ बातचीत में। और जो इरना है वहाँ की आधिकारिक न्यूज़ एजेंसी है ईरान की, उसने मीडिया को बताया कि ईरान सद्भावना के साथ इस्लामाबाद आया है, हालांकि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका पर भरोसा नहीं है, इसके बावजूद वो सद्भावना के इरादे से ही आया है। हाँ, कि वहां पर शांति बनी रहे इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको भरोसा नहीं है, यकीन नहीं है। और ये बात तब भी कही थी ईरान ने जब वहां युद्ध विराम समझौता हुआ था, और उसका असर भी दिखाई पड़ा कि तुरंत ही उसका उल्लंघन शुरू हो गया। लेकिन इस तस्वीर को एक बार देखते हैं, जब ईरानी प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंचता है तो किस तरीके से वहां पर स्वागत किया गया। एक बार देखते हैं इसको फुल स्क्रीन पर। और जी हाँ, ये यूएस का है
ये हाँ, ये यूएस का है। उसको जब यहाँ ये पहुंच रहे हैं, ईरान का ईरानी प्रतिनिधिमंडल जब पहुंच रहा है, तब वहां पर किस तरीके से स्वागत हुआ है और जो ये चीजें इनको जेडी वेंस को रिसीव करने पहुंचे हैं इसाक डार, और ईरानी प्रतिनिधिमंडल को रिसीव करने पहुंचे हैं आसिम मुनीर। ये अंतर है, देखिए ये ईरान का है। ये ईरान का प्रतिनिधिमंडल जब वहां पहुंचता है इस्लामाबाद में, तो किसमें है वहां पर, तो ये दोनों ही प्रतिनिधिमंडल अब पहुंच चुके हैं, यानी अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी, जिसमें वहां पर गालिबफ हैं जो वहां की संसद के अध्यक्ष हैं, और वहां के जो विदेश मंत्री हैं। इसके अलावा जेडी वेंस उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो पहुंचे हैं। उनके साथ में दो और सदस्य हैं, जिसमें एक कुशनर साहब हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ही हैं। उनके पास कोई सरकारी पद नहीं है, और ये इस वार्ता को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो 3 उनके बेहद करीबी लोग थे उनको इसमें रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। हालांकि जेडी वेंस तो एक समय में डोनाल्ड ट्रंप के बहुत बड़े विरोधी थे, लेकिन बाद में उनके बहुत करीबी भी बन गए। अब ये देखना है कि इस वार्ता में क्या कुछ होगी, लेकिन जिस तरीके से एक दूसरे के प्रति संदेह दिखाई पड़ रहा है, उसको देखते हुए इस वार्ता को लेकर विशेषज्ञ जो है कोई बहुत उम्मीद नहीं लगा रहे। हाँ समीर जी, विशेषज्ञों को ज़्यादा उम्मीद नहीं है इस वार्ता को लेकर, लेकिन समीर जी जो अमेरिका के विशेषज्ञ हैं वो बहुत सी बातें कह रहे हैं, और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हैं जॉन कैरी, और उनका जो कहना है वो इसी की तरफ इशारा देता है कि अब वो ट्रंप के पास यहाँ से निकलकर समझौता करके निकलकर जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और ऐसा क्यों है? जॉन कैरी कह रहे हैं कि जब आप युद्ध में उतरते हैं तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको अपने लोगों का समर्थन हासिल होगा, आपके सामने एक स्पष्ट खतरा होता है, आपको इस बात को लेकर पूरी स्पष्टता होती है कि आपको युद्ध में क्यों उतरना है। लेकिन इस मामले में ये एक ऐसा युद्ध है जो असल में नेतन्याहू के उस पुराने सपने को पूरा कर रहा है, जिसके तहत वे ईरान को उतना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जितना उन्हें करने की इजाजत है। यानी ये युद्ध अमेरिका का नहीं है, नेतन्याहू का सपना पूरा करने के लिए ट्रंप इस युद्ध में कूदा, तो इसीलिए अमेरिका की जनता का समर्थन ट्रंप को नहीं मिला। इसीलिए ट्रंप के सामने अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि यहां से समझौता करके बाहर निकल जाए। तो ये कहना है जॉन कैरी का। जी बिल्कुल, जॉन कैरी ये कह रहे हैं, और इसके अलावा इसको लेकर जो दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उम्मीद यही की जा रही है कि वार्ता सफल हो, क्योंकि इस वार्ता के जरिए अगर ये सफल होती है तो पूरे पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी। लेकिन ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि इजराइल कतई नहीं चाहता कि सीरिया में शांति स्थापित हो। अब जो भी कारण, इधर तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोआन का भी बयान आया है। वो कह रहे हैं कि जिस दिन संघर्ष विराम की घोषणा की गई थी, उसी दिन इजराइल ने 254 लेबनानी लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। खून और नफरत में अंधा ये नरसंहारकारी तंत्र सभी मानवीय मूल्यों को ताक पर रखते हुए और किसी भी नियम या सिद्धांत को ना मानते हुए मासूम बच्चों, महिलाओं और नागरिकों की हत्या करना जारी रखे हुए है। तो ये कि अब इस वार्ता की मेज पर आने से पहले ही युद्ध विराम हो रहा है, और युद्ध विराम के बाद भी हमले लगातार जारी हैं, जबकि लेबनान युद्ध विराम के समझौते में शामिल है और इजराइल उसको अब तक नहीं मान रहा है, अमेरिका के कहने पर भी नहीं मान रहा है। यहाँ तक कि नेतन्याहू का वो बयान भी आया है कि अगर हम वार्ता तो करेंगे, लेकिन वार्ता में लेबनान के साथ हमारी वार्ता होगी, लेकिन उस वार्ता में हिजबुल्लाह पर, उसके ठिकानों पर हमारे हमले नहीं रुकेंगे। ये बात अभी भी वो कर रहे हैं। सीधे सीधे उनका मतलब है कि इस लेबनान पर उनके हमले नहीं रुकेंगे, वो वहाँ के नागरिकों पर, आम लोगों पर अपने हमले जारी रखेंगे। और ईरान ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि लेबनान पर हमला, इसका मतलब ईरान पर हमला है, और फिर वो उसका जवाब उसी तरीके से देगा जैसे अभी तक दिया है। बिल्कुल समीर जी, और जिस समय हम लोग ये बात कर रहे हैं, इस समय खबर आ रही है कि जो अल जजीरा अरबी है उसने बताया है कि इजराइल के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान के जेबचित और कफर सीर शहरों पर हवाई हमले किए हैं। और लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी के अनुसार आज पहले नबाती जिले के मय फादोन शहर में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाकर हमले किए गए। इजरायली हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई, और हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने उत्तरी इजराइल में इजरायली सेना के 11 बैरक पर मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इजरायली सेना की तरफ से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन ये खबरें अल जजीरा
सूचनाएं दी हैं। उधर जो लेबनान का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने बताया है कि पूरे देश में इजरायली हमलों में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 357 हो गई है बुधवार की शाम तक। और मंत्रालय ने यह भी चेतावनी दी कि यह मरने वालों की संख्या अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि अभी भी और पीड़ितों के शव मिल रहे हैं और उनकी पहचान की जा रही है, तो यानी ये संख्या बढ़ सकती है। तो यानी रंग में भंग डालने की इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है। ट्रंप के सामने चुनौती यह है कि अगर आप ईरान के साथ वार्ता की टेबल पर बैठे हैं और अगर आप इजराइल को नहीं रोक सकते हैं तो इस वार्ता का मतलब क्या है। और चूंकि आप इजराइल के साथ जंग में कूदे थे, आप दोनों ने संयुक्त हमले किए थे, तो इजराइल को भी आपको इसमें रोकना पड़ेगा। ये पहली शर्त जो है वो ईरान की है और इसी पर ही बातचीत आगे बढ़ रही है। समीर जी, बिल्कुल इसी पर यह बातचीत आगे बढ़नी है और इसका मतलब पहले कोई भरोसा जरूर दिया गया होगा, क्योंकि ईरान की ये शर्त थी युद्ध विराम के बाद जब शांति वार्ता के लिए तैयारियां हो रही थी। ईरान ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि पहले लेबनान पर इजराइल के हमले रुकेंगे और तभी ये वार्ता होगी। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो कंपेंसेशन दिया है वो दिया गया है और उसके बाद तो इस तरह का कोई न कोई आश्वासन मिला होगा। लेकिन फिर वही बात आती है कि अमेरिका का आश्वासन, ट्रंप का आश्वासन, ये ईरान के लिए कितना भरोसेमंद है। चूंकि ईरान को भरोसा नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो भरोसे की बात कही गई होगी। पाकिस्तान के जरिए वो बात कहलाई गई होगी, शहबाज शरीफ के जरिए वो बात कहलाई गई होगी। और इस वार्ता से पहले दोनों पक्षों की अलग अलग मीटिंग्स पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ होनी है। हाँ बिल्कुल, शहबाज शरीफ के साथ दोनों की होनी है। जेडी वेंस का प्रतिनिधिमंडल भी मिलेगा और ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी शहबाज शरीफ के साथ मिलेगा। जाहिर सी बात है कि दोनों प्रतिनिधिमंडल जब मिलेंगे तो अपनी अपनी बातें रखेंगे और उसके बाद फिर डॉक्ट्राइन जो भी होगा वो भी आपस में जो भी होगा उसको आपस में शेयर किया जाएगा और फिर तब जाके दोपहर बाद जो है वार्ता शुरू होगी। अब वार्ता आज ही ख़त्म होती है कि कब तक चलती है, क्या शर्तें होती हैं, क्या नहीं होती हैं, जेडी वेंस को कितने अधिकार लेकर भेजे गए हैं, जेडी वेंस वार्ता के दौरान ट्रंप से किस तरीके से संपर्क में रहते हैं, ये सारी बातें इस पर समीर जी निर्भर करेंगी। इधर ईरान का जो प्रतिनिधिमंडल है उसके सामने भी IRGC का दबाव है, वहाँ की जो सुप्रीम काउंसिल है सुरक्षा की उसका है, मजलिस का दबाव है वहां, और सबसे बड़ा दबाव वहां के अवाम का है कि दबकर कोई समझौता नहीं करना है। फाइनल जो है ये युद्धबंदी होनी है, यानी सीज फायर पे नहीं होगी बात, युद्धबंदी पर ही होगी और ईरान की शर्तें माननी पड़ेंगी। पहली जो बड़ी शर्त थी वो मान ली गई है, वो पैसा रिलीज कर दिया गया है जो जिसको सीज करके रखा गया था वर्षों से। बिल्कुल, ये बड़ी एक बड़ी जीत उसकी वार्ता से पहले ही है, क्योंकि यहाँ पर वो कई साल से उन पैसों को सीज किया हुआ था जिसको रिलीज किया गया है, जारी कर दिया गया, यानी ईरान को दे दिया गया और ये भी एक बड़ी शर्त थी। इसके अलावा जो ईरान की जो शर्तें हैं मुख्य रूप से कि उसकी लड़ाई जब खत्म होगी तो किन शर्तों को मानना पड़ेगा, उसमें एक ये भी है कि उसको कंपेंसेशन मिले जो लड़ाई के दौरान उसका खर्च हुआ है। बहरहाल ये वार्ता क्या होती है, इसमें क्या कुछ चीज़ें होती हैं, इसका जो वार्ता के बाद ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। लेकिन अभी जिस तरीके से वार्ता के लिए अमेरिका एक के बाद एक बिंदु पर झुकता दिखाई पड़ रहा है, उससे ये साफ साबित है कि ईरान की शर्तें शायद वो मान ले, और अगर मान लेता है तो फिर वार्ता सफल हो जाएगी। लेकिन फिर ये देखना होगा इजराइल उस वार्ता को, यानी उस समझौते को कितना महत्व देता है। अभी तक तो हमें ट्रंप कह रहे थे कि हम जो कहेंगे इजराइल वही करेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इजराइल वो सब कुछ नहीं कर रहा है जो ट्रंप कह रहे हैं या अमेरिका कह रहा है। बिल्कुल समीर जी, जो कह रहा है वो नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई समस्या जो है वो दिखाई पड़ रही है इस वार्ता में। ये तो समीर जी साफ समझ में आ रहा है। मतलब एक तरह से कहा जाए विश्वास की कमी जो है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि किस तरीके से विश्वास की कमी है। लेकिन समीर जी इस बीच जो है द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने खुफिया आकलन से परिचित अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया है कि ईरान का जो है मिसाइल सिस्टम जो है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, बरकरार है, और जो उसके लॉन्चर क्षतिग्रस्त भी हुए हैं उनको ठीक किया जा सकता है। और ईरान के पास अभी भी हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। ये कहा गया, रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गए, क्षतिग्रस्त हो गए या मलबे में दब गए हैं, लेकिन इनको ठीक किया जा सकता है या भूमिगत ठिकानों से वापस निकाला जा सकता है, यानी वो एकदम सही सलामत है, अभी वो मार कर सकता है। हज़ारों बैलिस्टिक मिसाइल्स अभी भी ईरान के पास हैं, ये वो कह रहा है। और अमेरिकी इजरायली अधिकारी ने बताया कि ईरान के पास अब आधी मिसाइलें बची हैं, लेकिन उसके पास अभी भी हजारों छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं जिन्हें वो फिर से तैनात कर सकता है। तो यानी खतरा इजराइल और अमेरिका को, खाड़ी देशों को
बरकरार है, उसमें कोई कमी नहीं आई। और इसीलिए ईरान कह रहा है कि हमारी शर्तें मानो वरना हम जंग के लिए तैयार हैं। जैसा कि डॉक्टर मसूद पेज़ेशकिन ने कहा कि हमारी उंगली ट्रिगर पर बैठी हुई है। हाँ, हमको ये पूरा भरोसा है कि आप जो बात करेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे, इसलिए हम अपने को तैयार रखे हुए हैं। लेकिन अगर देखा जाए इसका जो दूसरा पक्ष देखा जाए अमलेंदु जी, जो एक डिप्लोमेटिक एक तरीका होता है, उस मामले में भी कहीं ना कहीं ईरान भारी पड़ता दिख रहा है। चाहे ये सीज पैसों को रिलीज करने की बात हो, और जिस तरीके से जिस जहाज में वो गया है पूरी तैयारी के साथ कि वो अमेरिका को बेनकाब करेगा इस वार्ता की मेज पर। और आप देखिए कि अभी तक इन चीजों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ईरान के तमाम देशों में जो स्थित दूतावास है सब इसको जारी कर रहे हैं, अभी तक उनको कोई ऑब्जेक्शन, कोई किसी तरह की रिएक्शन नहीं आई है। और ये बता रहे उधर ये भी घोषणा की है, जो तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने घोषणा की है कि बताया है, मतलब खबर दी है कि मिनाब में, यानी जिस स्कूल में, जहां के स्कूल में ये घटना हुई थी जिसमें 168 बच्चों की जान चली गई थी, वहां अमेरिकी बमबारी का शिकार जो स्कूल था उसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में पंजीकृत कर दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए ये तस्नीम न्यूज एजेंसी ने ये जो खबर दी है, बता रहे हैं कि शजरे तैयबा स्कूल को, यानी जो स्कूल था मिनाब शहर में, वहां उस स्कूल को राष्ट्रीय धरोहर स्थल के रूप में पंजीकृत कर लिया गया है। ये कदम इस नागरिक सुविधा पर अमेरिका द्वारा किए गए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया। तो ये भी एक बड़ा संदेश है कि आपने वहां क्या कुछ किया था। अब जब वार्ता की मेज पर बैठेंगे तो इन सारी चीजों की रिपोर्ट लेकर जो एक बातें हैं, फाइलें हैं, वो लेकर बैठेंगे ईरान के का प्रतिनिधिमंडल। बिल्कुल समीर जी। और देखिए इधर जो अभी जो ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची, उन्होंने जो कल एक ट्वीट किया था, परसों देर रात किया था और कल हम लोगों ने उसका जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि इतवार से मुकदमा शुरू होना है नेतन्याहू का और उसे जेल जाना है, तो इसलिए वो इसको वार्ता को पटरी से उतारने की कोशिश करेगा। और सैयद अब्बास अराक्ची की बात को नेतन्याहू ने सच साबित कर दिया। और नेतन्याहू ने जो चल रही है उनकी सुनवाई चल रही है अदालत में, तो ये युद्ध विराम के बीच भ्रष्टाचार के मामले में गवाही में देरी करने का अनुरोध अदालत से नेतन्याहू ने आज किया है। अभी ये खबर आ रही है और ये है कि सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई कर रही अदालत से नेतन्याहू ने अपनी गवाही स्थगित करने का आग्रह किया है। उनके वकील ने शुक्रवार की शाम को अदालत में दायर एक याचिका में यह अनुरोध किया और युद्ध विराम की घोषणा के बाद इजराइल द्वारा ईरान पर आक्रामक युद्ध के कारण लगाए गए आपातकाल को हटाए जाने के बाद नेतन्याहू के लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे की सुनवाई रविवार को फिर से शुरू होने वाली थी। तो ये वहां रखा गया है और बचाव पक्ष ने कहा कि वह अभियोजन पक्ष के गवाही की सुनना जारी रखने के लिए तैयार है और हाल के दिनों में घटी नाटकीय घटनाओं से जुड़े गोपनीय सुरक्षा और राजनीतिक कारणों से प्रधानमंत्री कम से कम अगले 2 हफ्तों तक कार्यवाही में गवाही देने में सक्षम नहीं होंगे। याचिका में इनकी तरफ से कहा गया है, यानी 2 हफ्ते और चाहते हैं, वरना फिर ये हमले अपने इसी तरीके से युद्ध में उलझाए रखेगा। क्योंकि वहां आपातकाल हट गया, सीजफायर हो गया, तो आपातकाल हटते जब सुनवाई शुरू होगी तो जेल जाना तय है नेतन्याहू का। तो ये जो है वो इसीलिए उलझाए हुए था इतने युद्ध में। ये सारी बातें अब सामने आ रही कि वो वहां पर गवाही न देने जाना पड़े या फिर उसको और लंबा खींच जाए, क्योंकि अगर युद्ध में देश है तो वहां पर इमरजेंसी हालात हैं, इमरजेंसी लगी हुई है। ईरान में 28 फरवरी को ही इमरजेंसी लगा दी गई थी जब इसराइल में, और जब इसराइल ने ईरान पर हमला बोला था। तो ये अब कोशिश उनकी है कि और ये चीजें बढ़ जाए, और ये बात अब्बास अराक्ची ने, विदेश मंत्री ने कही भी थी। खैर, अब इधर ये जब वार्ता की मेज पर बैठेंगे, पहले शहबाज शरीफ के साथ दोनों पक्षों की अलग अलग बैठक होगी और उसके बाद आमने सामने होंगे। हालांकि लंबे समय के बाद ये इस तरह से ईरान और अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल बैठेगा और उसके बाद ये क्या बातचीत होती है, क्या ईरान की जो शर्तें हैं उन पर अमल कर लेगा अमेरिका, और क्या अमेरिका की जो शर्तें हैं हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर क्या ईरान उसको मान लेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अगर सारी शर्तें ईरान की मानी जाती हैं तो निश्चित तौर पर अमेरिका की भी कुछ शर्तें होंगी जो ईरान को माननी पड़ेंगी। अब यही देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। तो पूरी दुनिया की निगाह इस समय इस्लामाबाद पर लगी हुई है। बिल्कुल समीर जी, पूरी दुनिया की निगाहें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं और अभी 2 मिनट पहले जो है समीर जी, इशाक डार जो वहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने वहाँ पाकिस्तान की विदेश मंत्री, उन्होंने अभी 2 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, एक प्रेस रिलीज जारी की है। हम अपनी टीम से कहेंगे वो प्रेस रिलीज दिखा सकते हैं, अंग्रेजी में है वो प्रेस रिलीज है। जी बिल्कुल, इसमें क्या वो लिख रहे हैं, उसकी सूचना उन्होंने दी है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वैंस के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, जिसमें विशेष दूत
राजदूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल थे। आज इस्लामाबाद वार्ता में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचा। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, रक्षा बलों के प्रमुख सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और गृह मंत्री सैयद मोहसिन रजा नकवी ने स्वागत किया। उपराष्ट्रपति का स्वागत करते हुए विदेश मंत्री ने स्थायी, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति तथा स्थिरता प्राप्त के लिए अमेरिका की प्रतिबद्धता की सराहना की। तो ये अपना वही उम्मीद जताई है उन्होंने कि इसका एक कोई शांतिपूर्ण समाधान कुछ निकल सकता है। ये प्रेस रिलीज उन्होंने जारी की है, जो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल, चूंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अब से कुछ देर पहले वहां पर पहुंचा है, ईरानी प्रतिनिधिमंडल देर रात वहां पहुंच गया था, तो ये उसकी जानकारी उन्होंने दी है। अब सारी बातें इस पर टिकी हुई है कि दोनों पक्ष यानी ईरान और अमेरिका कितना एक दूसरे इस वार्ता के लिए कितना झुकते हैं और फिर इजराइल उनको कितनी मान्यता देता है। हाँ बिल्कुल, इजराइल उसको कितनी मान्यता देता है, चूंकि इजराइल के एक मंत्री ने तो साफ कह दिया कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है और ये ठीक नहीं है। जो सीज फायर है उसको उन्होंने कहा है, हालांकि वो कितना पिटेंगे इसके बाद वो अलग का मसला है समझिए। लेकिन इस बीच जो है जो रूस की मीडिया आउटलेट है आरटी, उसका कहना है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत की अपनी कड़ी शर्तों पर अड़ा हुआ है, बिल्कुल उसका पूरा है। और जो वहाँ के निवासियों कहना है कि अमेरिका ने तेहरान में जो किया है वह एक युद्ध अपराध है और कोई रियायत स्वीकार नहीं की जाएगी और होर्मुज जल डमरू मध्य बंद रहेगा। विशेष रूप से अमेरिकी जहाज़ों के लिए ये वहाँ की जनता जो है वो अपने निज़ाम पर, यानी रिजीम जिसको कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, उस रिजीम पर प्रेशर डाल रही है कि इनसे समझौता जो बिल्कुल दबकर नहीं किया जाएगा, हमारी शर्तों पर ही अमेरिका को स्वीकार करनी पड़ेंगी सारी शर्तें, और हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी हॉर्मुज स्ट्रेट जो है वो अमेरिका के लिए बंद रहेगा। तो ये आरटी ने अभी अभी सूचना दी है। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक ट्वीट आया और उन्होंने भी ईरान को चेतावनी अभी भी वो दे रहे हैं, लेकिन यहाँ वार्ता के लिए झुक भी रहे हैं कि वार्ता हो जाए, और उधर वार्ता के पीछे गेम प्लान भी उनका दूसरा चल रहा है, जिसको लेकर ईरान ने स्पष्ट कर दिया कि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम है, इसीलिए वार्ता भी हम कर रहे हैं, युद्ध विराम भी हमने कर लिया, लेकिन हम सतर्क हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम युद्ध विराम कर चुके हैं और वार्ता कर रहे हैं तो हमने अपने को बिल्कुल आपकी जो चाल है, आपके जो गेम प्लान है उसको हम नहीं समझ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं। ट्रंप का वो ट्वीट भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इधर एक जो लगातार हम लोग चर्चा करते रहे कि भू राजनीतिक जो बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं उसको लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस ट्वीट की, जिसमें वो लिख रहे हैं कि ईरानियों को शायद ये एहसास नहीं है कि उनके पास अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का इस्तेमाल करके दुनिया से थोड़े समय के लिए ज़बरदस्ती वसूली करने के अलावा कोई और दांव नहीं है। आज वे सिर्फ इसलिए ज़िंदा हैं ताकि बातचीत कर सकें। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ट्वीट किया है उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अब वहाँ पर जो इस हॉर्मुज स्ट्रेट की वो बात कर रहे हैं, उस हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल रखा है ईरान ने सबके लिए, खाली अमेरिका और अमेरिका के दोस्तों और इजराइल के अलावा। बिल्कुल समझिए, अमेरिका के दोस्तों और इजराइल के लिए खोल रखा है, मतलब अमेरिका इजराइल के अलावा बाकी सबके लिए खुला हुआ है, किसी के लिए बंद नहीं है। ये साफ तौर पर कह चुका है और अभी भी जो ये कहा गया कि भाई अमेरिका के अलावा बाकी सबके लिए खुला हुआ है, लेकिन ईरान की सेना की सहमति से ही वहां से कोई जहाज गुजरेगा। दूसरा समीर जी, जो पेट्रो डॉलर जिसके दम पे जो था जमे हुए थे, उसको जो है ज़बरदस्त तरीके से ईरान ने अब चुनौती दे दी है, और यही पेट्रो डॉलर था, यही हेजेमनी थी, यही ताकतवर जो था वो था कि जो डॉलर से पेमेंट होता था। लेकिन अब जो है तेल भले ही मध्य पूर्व में, वहाँ सऊदी अरब में, ईरान में या फिर वहाँ पर कहीं भी खरीदा जा रहा हो, उसका जो भुगतान करना है वो डॉलर में भुगतान करना है। उस सुप्रीमेसी को तो खत्म ही कर दिया पूरी तरह से ईरान ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया समीर जी। और ईरान में जो मुंबई में ईरान का कॉन्सुलेट है, उसने समीर जी एक ट्वीट किया कल देर रात, और वो ट्वीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये ट्वीट है। उसका जो इसमें लिखा गया है कि ईरान का जो प्रस्ताव है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का शुल्क ईरानी मुद्रा में चुकाया जाए, तो ये वहाँ का जो मुंबई में ईरान का महावाणिज्य दूतावास है, उसने लिखा है कि ईरान की संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख ने कहा है कि एक संसदीय प्रस्ताव के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने का शुल्क ईरान की राष्ट्रीय मुद्रा रियाल में चुकाया जाएगा।
जाएगा, पेट्रो युआन में नहीं। मतलब अब वो सीधे डॉलर युआन किसी और करेंसी में नहीं, वो सीधे सीधे आप ईरान की मुद्रा में चुकाइए। जी, ईरान की मुद्रा में चुकाइए तब जाइए। यानी कि अब ईरान की मुद्रा जो है वो मजबूत की जानी है। जब ईरान की मुद्रा में आप चुकाएंगे तो ईरान की मुद्रा आप खरीदेंगे, ईरान की मुद्रा आप खरीदेंगे तो अपनी मुद्रा आप देंगे, तो एक्सचेंज होगा। तो ताकतवर कौन होगा? ईरान की मुद्रा ताकतवर होगी। अपने आप सैंक्शन हट गए, लगाए रहो सैंक्शन। आपको गुजरना है, उसकी मुद्रा खरीद रहे हो तो सैंक्शन अपने आप गए, अपने आप हट गए। तो लगाते रहो अमेरिका साहब सैंक्शन। जहाज जो गुजरेगा वो उसकी करेंसी खरीदेगा, पहले उसको चेंज करेगा, जो भी रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से वो तब वहां से गुजरेगा। तो यानी आपने अपनी मुद्रा दी और उसकी मुद्रा आपने ली, तभी तो आपने दिया। तो ये बड़ा दांव जो है उसने चलाया। और जो अभी तक कहा यार साहब को पेट्रो युआन जो है वो उसका किसी को कोई नहीं, जो भी है वो हमारी मुद्रा होगी, हम अपनी मुद्रा को मजबूत करेंगे। क्यों हम चीन की या जापान की या रूस की या किसी और की या अमेरिका की मुद्रा हम क्यों मजबूत करें? और समझिए यही भारत का रूस के साथ समझौता था कि रुपयों में आप पैसा खरीदेंगे और रूबल और रुपए का एक्सचेंज होगा, जिसको कि अमेरिका की धमकी के बाद यहाँ से बंद कर दिया गया था। तो ये ईरान ने एक बहुत बड़ा कदम जो है ये चलाया है। और उसी को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि जो अरब लीग के देश है वो भी ब्रिक्स में अब शामिल होंगे। यानी अब कितना बड़ा ये बदलाव दिखाई पड़ रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस वार्ता के बाद भी जो कुछ होगा तो ये अमेरिका के लिए नुकसानदायक ही साबित हो रहा है, नुकसानदेह साबित होगा। और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो चेंज हो रहा है ये उसकी जो है एक ये संकेत है कि अब वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। पेट्रो डॉलर जो है उसकी हेजेमनी टूट रही है। अब रूस में अरब लीग के राजदूत हैं वलीद हामिद शिल्टाग, जो स्पुतनिक एजेंसी है वहाँ की रूस की, उसका कहना है कि उनका शिल्टाग का कहना है कि ब्रिक्स अरब देशों के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षक साबित हो रहा है, क्योंकि ये असली अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता के सम्मान पर आधारित है, जिसमें कोई दबाव या दादागिरी नहीं है। और अमेरिका के खाड़ी देश के अरब देशों की रक्षा करने में नाकाम रहने के बाद ब्रिक्स जो है वाशिंगटन के पुराने सुरक्षा के बदले तेल वाले सौदे के एक नए विकल्प के तौर पर उभर रहा है। अब ब्रिक्स की अध्यक्षता है इस समय भारत के पास, और ब्रिक्स का सदस्य देश है ईरान। लेकिन हमारी ब्रिक्स के अध्यक्ष महोदय ने जो है अभी तक ईरान पर हमले की कोई निंदा नहीं की है। तो ये भी सवाल उठ रहे हैं ब्रिक्स के अध्यक्ष साहब के ऊपर भी, समीर जी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन ब्रिक्स मजबूत हो रहा है। और सबसे पहले की महत्वपूर्ण बात है, कल लेबनान के ऊपर जो हमला किया गया इसराइल ने, उसकी निंदा विदेश मंत्री उसकी कर दी, चूंकि वहां जो UNIFIL है, जो उसकी शांति सेना है UN की, उसमें भारत शामिल है, इसलिए निंदा उसकी की गई कि भाई इसमें हम शामिल हैं, लेबनान में उसकी की है। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जिनके गले पड़कर आए थे फादरलैंड वाले, तो उस देश की जो निंदा की जा रही है कि आप लेबनान पे हमले कर रहे हैं। लेकिन समीर जी आपको याद होगा कि जब प्रधानमंत्री गए थे ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, ट्रंप के चुने जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में ट्रंप ने कहा था ब्रिक्स खत्म हो गया और ब्रिक्स से ऊपर लगाएंगे, ये सारी बातें कही थी। वही ब्रिक्स जो है अब मजबूत हो रहा है। और ये बात अरब लीग के लोग कह रहे हैं, जो कि जो शामिल भी नहीं है और जहां अमेरिका के अड्डे हैं और उनको पैसा देते हैं वो, तो वो अरब लीग के लोग ये बात कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन देखते हैं। जो वलीद हामिद शिल्टाग जो ये अरब लीग के राजदूत है रूस में, उनका जो ट्वीट है, क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल साफ साफ कि ब्रिक्स ने सभी देशों के साथ बहुत तेजी से बेहतरीन संबंध बनाए हैं बिना किसी दबाव के। स्पुतनिक का ट्वीट है ये, बिना किसी दबाव के, बिना अपना प्रभाव थोपे। बहुध्रुवीय दुनिया आने वाली नहीं है, वो पहले ही आ चुकी है। और ये जो स्पुतनिक एजेंसी है उसने उनका शिल्टाग का के बयान के आधार पर ये ट्वीट किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण ये बदलाव है जो दिखाई पड़ रहा है। और ऐसा लग रहा था युद्ध के ही दौरान कि ये बड़ा बदलाव आने वाले दिनों में बिल्कुल धरातल पर उतरता हुआ दिखाई पड़ेगा। और अब ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि कैसे अरब देश भी जो है, यानी जो पश्चिम एशिया के देश हैं जिन्होंने अमेरिका को ईरान पर हमले के लिए अपने ठिकाने उपलब्ध कराए हैं, वो भी अब इस बात को लेकर अब सहम गए हैं कि आखिर अमेरिका उनकी किस तरीके से सुरक्षा कर पाएगा। अपनी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है और हमारी जगह को का इस्तेमाल करते हुए वो ईरान पर हमले कर रहा है। यानी तबाही हो रही है वो मध्य पूर्व में, पश्चिम एशिया के देशों में, और उसका फायदा हो रहा है इजराइल को और
अमेरिका को? बिल्कुल समझिए, इजराइल और अमेरिका को इसका फायदा मतलब जो हो रहा है, और खाली देशों के पैसे से ही जो है इसका फायदा हो रहा है। जो वहाँ सिस्टम लगाए गए हैं वो सिस्टम भी जो है वो उन्होंने इजराइल की रक्षा के लिए लगाए गए हैं, इन देशों की तो रक्षा वो कर ही नहीं पाए। ये साफ तौर पर समझिए आया है। और समझिए इस बीच जो है अमेरिका के एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान हैं प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर, और उन्होंने समझिए एक बहुत बड़ी बात कही है। और उनका कहना है कि ईरान के पास सारे पत्ते हैं, वे बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हॉर्मुज को बंद करके वे वैश्विक अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से डुबो सकते हैं। उनके पास ज़बरदस्त ताकत है। वे जीसीसी देशों को एक काम करने वाले समाज के तौर पर तबाह कर सकते हैं, वे उन देशों को बर्बाद कर सकते हैं। ट्रंप तनाव बढ़ाने वाली सीढ़ी पर ऊपर नहीं चढ़ सकते, हर कदम पर ईरान उन्हें मात दे सकता है। ये कौन कह रहा है? ये अमेरिका के ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विद्वान हैं प्रोफेसर जॉन मीयरशाइमर। ये कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो तनाव बढ़ाने वाली सीढ़ी जो है उस पर ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं, ईरान हर कदम पर उन्हें मात दे सकता है। तो समझिए ये बातें अमेरिका के अंदर से आ रही हैं, और इसीलिए ट्रंप जो हैं वो मजबूर हुए, पाकिस्तान के ज़रिए जो है उन्होंने शांति संदेश भिजवाया, मजबूर हुए कि हम सीज फायर कर रहे हैं, रुको भाई, बातचीत कर लो, तुम्हारी शर्तें हम सुनने को तैयार हैं, उन पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन समीर दुनिया के सामने बताना नहीं चाहते हैं कि हम पिटे बहुत हैं, तो धमकी देना जारी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, धमकी तो लगातार जारी है, लेकिन ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि आप ईरान की एक एक शर्त के आगे झुक रहे हैं, उनको स्वीकार कर रहे हैं। अब वार्ता की मेज़ पर बहुत सारी बातें आएंगी कि क्या कुछ है जो ईरान ने बातें कही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि पहली शर्त उसकी यही है कि लेबनान पर हमले रुकें, और क्या अमेरिका उसको मानेगा, यानी वो इजराइल को इस बात के लिए तैयार कर पाएगा? ये बहुत बड़ा मसला है। हालांकि अब इजराइल और लेबनान के बीच वार्ता मंगलवार को रखी गई है, लेकिन उसका एश्योरेंस जो है मुझे लगता है कि ईरान पहले ले लेगा अमेरिका से, और अमेरिका के लिए ये भी बड़ा मुश्किल है कि वो इजराइल को कह दें कि अब बिल्कुल आपको हमले नहीं करने हैं, क्योंकि कई बार ट्रंप के कहने के बावजूद इजराइल के हमले लगातार जारी हैं लेबनान पर। बिल्कुल समझिए, ईरान के लेबनान पर हमले जारी हैं लगातार, और अभी भी जारी हैं। हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं उस समय भी सूचना हम लोगों ने भी दी कि जो आ रही हैं। लेकिन इस बीच समीर जी, जो ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी है उसने एक बड़ी बात कही है, वो एक ट्वीट किया है, वो अपनी टीम से कहेंगे वो ट्वीट दिखा सकते हैं और आप बता सकते हैं बड़ी बात कही क्या है। जी बिल्कुल, तो ये लिखा है तस्नीम न्यूज एजेंसी जो ईरान की है कि ईरान पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के समक्ष अमेरिका द्वारा वादों के उल्लंघन का मुद्दा उठाएगा। ईरानी प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर इस्लामाबाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ होने वाली अपनी बैठक के दौरान अमेरिका द्वारा वादों के उल्लंघन का मुद्दा उठाएगा। तो ये अब जाहिर सी बात है कि वो तो चीज़ें होंगी ही कि आपने युद्ध विराम किया और उस युद्ध विराम के शर्तों का आप खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं। पाकिस्तान ही मध्यस्थ है तो कहेगा कि भाई आप किस बात के मध्यस्थ हो, आपने जो मध्यस्थता कराई है, जो पॉइंट्स आपने मध्यस्थता के रखे हैं, एक एक करके उनका बार का उल्लंघन हो रहा है। केवल लेबनान पर हमले ही नहीं, कई और चीज़ों का उल्लंघन हो रहा है, और जो बातें उस समझौते के जो पॉइंट्स थे उनसे अलग आपकी आ रही हैं। लगातार बयान आ रहे हो, चाहे जेडी वेंस का बयान आ रहा हो, खुद डोनाल्ड ट्रंप का बयान आ रहा है। बिल्कुल, खुद डोनाल्ड ट्रंप का, जेडी वेंस का, सबके बयान आ रहे हैं, और वो एक तरह से कहा जाए सीज फायर की जो शर्तें हैं उसका उल्लंघन जो है वो कर रहे हैं। ये समीर जी देखने में आ रहा है। लेकिन अभी जब ये वार्ता होगी तो उसमें ये बातें सारी उठेंगी कि भाई अगर आपको उल्लंघन करना है तो बातचीत का फिर मतलब क्या है, तो बातचीत को ख़त्म किया जाए। ये बातें उठ सकती हैं, और यही जो है सरकार, जो ईरान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी है उसने स्पष्ट कर दिया है कि ये सारी बातें वार्ता से पहले यानी उठाई जाएंगी। जो बीच में मध्यस्थता कर रहे हैं शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनसे उठाया जाएगा कि अमेरिका अभी भी जो है ये एक तरह से कहा जाए कि वो कर रहा है विश्वासघात बातचीत के दौरान। और इसीलिए समीर जी, वहाँ जो मुस्तफा खामेनेई हैं, उन्होंने परसों जो अपना वक्तव्य जारी किया था उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जनता जो है वो सड़कें खाली नहीं करे, क्योंकि इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है, ये विश्वास के काबिल नहीं है, विश्वासघाती हैं और ये हमेशा विश्वासघात करते हैं। और बागेर गलिबाफ जो हैं, जो इनके ईरानी संसद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि इनके ऊपर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन चूंकि बातचीत हो रही है तो बातचीत के लिए हम जा रहे हैं, अपनी शर्तों पर हम बातचीत के लिए जा रहे हैं। और इसीलिए डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हमारी उंगलियां जो हैं वो
ट्रिगर पर हैं। जी बिल्कुल, कि भरोसे की कमी है दोनों ही पक्षों में, और यहाँ चेतावनी अमेरिका की तरफ से भी दी जा रही है कि अगर वो कोई इसमें होशियारी करेंगे तो फिर बहुत बड़ा हमला होगा। लेकिन ईरान हर हमले का जवाब देने के लिए बात कर रहा है। और दूसरी तरफ एक जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग है उसका एक ट्वीट आया हुआ है, और वो कह रहे हैं कि संघर्ष विराम के बावजूद फ़लस्तीन का क्या हाल है उसको भी देखा जाना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर वार्ता से पहले जो ईरान की जो शर्तें हैं या ईरान जिन मुद्दों को उठाएगा, पहले तो पहली बैठक तो शहबाज शरीफ के ही सामने होगी, यानी मुलाकात होगी, अलग अलग होगी। शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इस वार्ता के लिए मध्यस्थ हैं, उनके सामने ईरान ये बताएगा कि आप ये देखिए कि क्या किन किन शर्तों का उल्लंघन अमेरिका की ओर से किया गया है। तो ये अब वार्ता को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें इस पर हैं, क्योंकि इससे पूरे पश्चिम एशिया में शांति स्थापित होगी या नहीं ये तय होना है। और दूसरी ओर पूरी दुनिया जिस तरीके से इस युद्ध के कारण प्रभावित दिखाई पड़ रही है उसका भी भविष्य तय होना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वार्ता, लेकिन इस वार्ता से पहले दोनों ही पक्षों में यानी ईरान और अमेरिका में भरोसे की, विश्वास की भारी कमी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल सभी जी, विश्वास की भारी कमी दिखाई पड़ रही है और एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। और गजा में और फिलिस्तीन में जिस तरीके से तोड़ रहा है सीज फायर को इजराइल लगातार, इसको लेकर जो यूएन की जो सुरक्षा मानवाधिकार उच्चायुक्त हैं वोल्कर टर्क, उनके प्रवक्ता हैं और उन्होंने जो है एक अपना वक्तव्य जारी किया, उसको हम लोग सुन भी सकते हैं समीर जी, उनका बाइट हम सुनेंगे। और वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम की घोषणा के 6 महीने बाद भी फिलिस्तीनियों के पास अपने अस्तित्व को बचाने का कोई खाका नहीं है। वे चाहे कुछ भी करें या ना करें, कहीं भी जाएं या ना जाएं, उन्हें किसी भी तरह की सुरक्षा या बचाव हासिल नहीं है। तो हम लोग सुनते हैं क्या कह रहे हैं वोल्कर टर्क, इस वहां पर गजा में, फलस्तीन में क्या कुछ हो रहा है, इजराइल युद्ध विराम का कितना पालन कर रहा है उसे लेकर। 6 months since the announcement of a ceasefire in Gaza, Palestinians across the Strip are still unsafe as Israeli attacks continue routinely. The unrelenting pattern of killing reflects continuing disregard for Palestinian lives, enabled by sweeping impunity. Since the ceasefire came into effect on the 10th of October 2025, 738 Palestinians were killed by Israeli forces, according to the Palestinian Ministry of Health. Over the past 10 days, Palestinians are still being killed and injured in what is left of their homes, shelters, and tents of displaced families, on the streets, in vehicles, at a medical facility, and a classroom. Incidents of Palestinians killed by Israeli forces while walking, driving, or standing outside are recorded nearly every day. Targeting civilians not taking direct part in hostilities is a war crime. After 2.5 years of repeated crimes under international law, committed with sweeping impunity, and tens of तो ये संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रवक्ता हैं वोल्कर टर्क, और कह रहे हैं कि युद्ध विराम की घोषणा के 6 महीने बाद भी फलस्तीनियों के पास अपने अस्तित्व को बचाने का कोई खाका नहीं है। वे चाहे कुछ भी करें या ना करें, कहीं भी जाएं या ना जाएं, उन्हें किसी भी तरह की कोई सुरक्षा या कोई बचाव हासिल नहीं है। और ये फलस्तीनियों की जान लगातार जा रही है और उसकी अनदेखी की जा रही है। उन सारी चीज़ों की उन्होंने कड़ी निंदा की है और इस वार्ता की मेज़ पर आने से पहले उनका ये बयान जारी करना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल समीर जी, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। और इसी के साथ साथ समीर जी एक बड़ी खबर और भी है, हम लोग बताना चाहेंगे। और बड़ी खबर ये है समीर जी कि इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक में 30 नई बस्तियां बसाने जा रहा है। और 30 नई बस्तियां बसाने का जो विरोध आया है वो स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने इसकी बड़ी सख्त शब्दों में मजम्मत की है। वो स्वीडन के विदेश मंत्रालय का हम लोग ट्वीट देख सकते हैं और आप बता सकते हैं कि उसने कहा क्या है स्वीडन के विदेश तो स्वीडन का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि वेस्ट बैंक में 30 से ज़्यादा नई बस्तियां बसाने के इजराइल के हालिया फैसले की निंदा करता है स्वीडन। ये बस्तियां अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए चल रहे प्रयासों को कमजोर करती हैं। हम इजराइल सरकार से आग्रह करते हैं कि वो इन फैसलों को तत्काल वापस ले और अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों का सम्मान करे। तो ये स्वीडन के विदेश मंत्रालय का ये बयान, यानी ये इस वार्ता से ठीक पहले इजराइल
की किस तरीके से निंदा हो रही है, इजराइल की जो नीतियां हैं, इजराइल की जो विस्तारवादी जो उसका एक रवैया है, उसको कैसे दुनिया के अलग अलग देश और अलग अलग संगठन ये दिखा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। और उधर ये वार्ता सफल ना होने पाए, युद्ध विराम वहां लागू ना होने पाए, इसको लेकर इजराइल कितना कोशिश कर रहा है, वो लेबनान पर उसके लगातार जो हो रहे हैं हमले उससे साफ पता चलता है। तो सबसे बड़ी जो इस समय एक अलग थलग पड़ता दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी, वो इजराइल दिखाई पड़ रहा है। अमेरिका भी अब इस वार्ता में ये बहुत कुछ चीजें सामने आ जाएंगी कि क्या अमेरिका सच में इजराइल से हाथ खींच लेगा। हालांकि विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो रवैया दोनों देशों के बीच दिखाई पड़ रहा है, दोनों देशों की जनता के बीच में जो दिखाई पड़ रहा है, उससे किसी चीज से भी इनकार किया नहीं जा सकता। बिल्कुल समीर जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं, और सबसे बड़ी बात समीर जी कि जे डी वेंस जो वार्ता करने गए हुए हैं, उनके रुख को लेकर के काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, चूँकि क्या अंदरूनी पॉलिटिक्स है इनकी, ये काफ़ी कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स पर निर्भर करेगा। अभी तक तो ये युद्ध के विरोधी थे, इस युद्ध में नहीं जाना चाहिए, लेकिन अभी जो है वो धमका रहे थे आगे बढ़कर। और सबसे पहले लेबनान को हटाने की बात इन्होंने ही कही कि लेबनान जो है इसमें शामिल नहीं है। ईरान को जो थी वो गलतफहमी हो गई होगी, तो ईरान को गलतफहमी कैसे हो गई भाई, वो लेबनान इसमें शामिल नहीं है, जबकि उसने अपनी 10वीं शर्त जो है इसको लेकर साफ तौर पर लिखा था और ट्रंप ने उसको ट्वीट किया था, शहबाज शरीफ ने भी उसमें लिखा है कि जो बातें उस पर होनी चाहिए। तो ये साफ तौर पर समीर जी आ रहा है। तो ये अब देखना है कि ये वार्ता किस तरीके से होती है और कितना इस पे इसके सही परिणाम जो है वो आते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि वार्ता के लिए ट्रंप ने इन्हीं 3 लोगों को क्यों भेजा है। एक तो उनके दामाद साहब ही हैं, उसके अलावा यहाँ पर ये जेडी वेंस हैं, और वहाँ अभी तक इस युद्ध के दौरान जो मुखर लोग थे या जिनकी भूमिका थी, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ, वो कहीं इस पूरे इस लूप में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। उधर अगर ईरान की तरफ से देखा जाए तो सैयद अब्बास अरागची जो लगातार बयान जारी करते रहे, और गालिबफ जो वहाँ पर संसद के अध्यक्ष हैं, वो भी बहुत सक्रिय रहे हैं। तो उसने, ईरान ने अपने उन प्रतिनिधियों को भेजा है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस जिनको भेजे हैं। और एक और दिलचस्प बात है, सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा भी हो रही है अमलेंदु जी, कि जो मुख्य रूप से 2 लोग जेडी वेंस के अलावा कुशनेर और ये स्टीव विटकॉफ, ये 2 लोग, इनका जो इनकी पृष्ठभूमि है, के दोनों ही ये रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। हाँ। खुद डोनाल्ड ट्रंप रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। और यही नहीं, ये जो कहा जा रहा था, जो ट्रंप ने एक गजा के लिए प्लान तैयार किया था जिसमें वो पूरे दुनिया के देशों को साथ लाना चाह रहे थे, उसके पीछे भी ये कहा जा रहा था कि गजा में वो अपना कुछ रियल एस्टेट का खाका तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये वार्ताकार में जो जिनको ये भेज रहे हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया में काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं। और जो मुख्य भूमिका निभा रहे थे, उन लोगों को नहीं भेजा गया है इस वार्ता के लिए। हाँ, इस वार्ता के लिए नहीं भेजा गया है। जो बिल्डर्स हैं वही गए हैं समीर जी, तो बिल्डर्स बातचीत करने के लिए गए हैं। और ट्रंप ने तो पहले भी कहा था कि जो वेस्ट बैंक है और गजा है, वहाँ बढ़िया जो है वो बिल्डिंग्स बनाई जानी चाहिए और कॉलोनी वहाँ विकसित की जानी चाहिए, ये किया जाए। जैसे यहाँ गुड़गांव में खड़ा हुआ है ट्रंप टावर, ऐसे वहाँ भी ट्रंप टावर खड़े हों, तो ये उस तरीके से देख रहे हैं। और इसीलिए आरोप लगे ट्रंप के ऊपर कि इस व्यक्ति ने जो है, हम लोगों ने सुनवाया भी था वहाँ के कई सीनेटर्स के, एक सीनेटर ने तो साफ तौर पर कहा कि इसके लिए सिर्फ अपना व्यापार प्रथम है, इसके लिए अमेरिका प्रथम नहीं है, लोकतंत्र इसके लिए प्रथम नहीं है, इसने जो नुकसान पहुँचाया। इस बीच समीर जी, जो ईरान का प्रतिनिधिमंडल गया है, उस प्रतिनिधिमंडल का 2 लाइन का एक वक्तव्य जो है वो सामने आया है, और वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो सारी वार्ता इसी पर टिकी होगी, और चलने से पहले ये किया गया, वहाँ की जो नेशनल टेलीविजन है IRR, उसने इस वक्तव्य को जारी किया है। 2 लाइन का, आप ये बता सकते हैं? बिल्कुल देख लेते हैं उसको क्या लिखा है। जो बयान जारी किया है वो ये है कि यदि 2 हफ्तों के भीतर ईरान और प्रतिरोध की धुरी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को स्वीकार्य कोई समझौता नहीं हो पाता है और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई शुरू हो जाती है, तो हम मध्य पूर्व में इजराइल और अमेरिका के हितों पर करारे प्रहार करेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट रुख, अपना स्टैंड अपना साफ कर रखा है ईरान ने कि हम वार्ता कर रहे हैं, भरोसा नहीं है, और अगर वार्ता ये टूटती है, युद्ध विराम टूटता है, तो फिर हमले ज़बरदस्त तरीके से होंगे। ट्रंप तो ये कह ही रहे हैं कि हम सबसे खतरनाक हमला करेंगे, और सबसे खतरनाक हमला करने से पहले डेडलाइन बढ़ा देते हैं, उसके बाद युद्ध विराम कर लेते हैं। लेकिन ईरान ने जब भी चेतावनी दी है तो उसको पूरा करके दिखाया है। ये हम लोग लगातार ये
40 दिन 45 दिन से चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, और ये कहा भी आईआरजीसी ने, अभी जो आखिरी उनका आईआरजीसी का वक्तव्य आया और उन्होंने कहा कि हमने सीज फायर होने के बाद से एक भी गोली नहीं चलाई है और हम अगर कोई हमला करते हैं तो हम पहले से उसकी सूचना देते हैं कहाँ कर रहे हैं और उसके बाद हम जो हैं बताते हैं कि हमने कहाँ क्या किया। तो अब ये उनका तब से आया और ये साफ तौर पर है, हम लोगों ने लगातार समीर जी उनकी हर जो लहर थी उसके बाद और उससे पहले भी सूचना दी कि ये घोषणा की गई है कहाँ का हमले करेंगे, ये कहा गया है कहाँ के नागरिक जो हैं वो उन क्षेत्रों से हट जाएं, ये सारी वो चेतावनी देते हैं। यानी पूरा एक तरीके से कहा जाए जो युद्ध के नियम है, अंतर्राष्ट्रीय नियम है, उन कानूनों के अंतर्गत ही उसने युद्ध लड़ा है। ये साफ तौर पर समीर जी बात समझी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो ईरान ने ये स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट उसका रुख दिखाई पड़ रहा है और ये भी दिखाई पड़ रहा है कि अमेरिका का जिस तरीके से ये पूरी वार्ता की मेज पर पहुंचने से पहले जो घटनाक्रम है उनको देखते हुए ये भी साफ है कि किसी भी कीमत पर अमेरिका युद्ध विराम चाहता है और कोशिश ये कर रहा है कि इज्जत बची रहे। ईरान की शर्तें वो स्वीकार भी कर रहा है, लेकिन बीच बीच में चेतावनी और धमकी के बयान भी जारी कर दे रहा है ताकि ये पता चलता रहे कि वो कहीं झुक नहीं रहा है, कहीं दब नहीं रहा है, लेकिन चीज़ें बातें सारी सामने आ जाती हैं। ईरान की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई जा रहे हैं कि कैसे वो अमेरिका को अमेरिका के साथ वार्ता करने से पहले अपने को तैयार कर रहा है और तमाम चीज़ों को पहले ही स्वीकार करवा ले रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसीलिए दुनिया भर के लोग ये देखना उनकी निगाहें हैं कि क्या कुछ इस वार्ता में होता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वार्ता में इजराइल कहीं भी नहीं है, जबकि असली लड़ाई ईरान की इजराइल के साथ है। बिल्कुल समीर जी, असली लड़ाई उसी के साथ है और हमला उसी ने किया था और उसी के कहने पर ट्रंप जो थे शामिल हुए थे इस युद्ध में। और ये बात जो है वहाँ का विपक्ष जो है और वहाँ के तमाम जो सत्ता पक्ष के सांसद हैं वो भी कह रहे हैं कि नेतन्याहू के कहने पर आप इसमें शामिल हुए। इस बीच जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने जो है इस संघर्ष में समाधान में मदद करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमेरिका और ईरान शांति वार्ता में रचनात्मक रूप से शामिल होंगे, क्योंकि अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कुछ ही देर पहले पाकिस्तान की राजधानी में उतरा है। और जो बयान उन्होंने जारी किया था वो हमने बयान आपको सुनाया भी था। उन्होंने इस्लामाबाद की इस इच्छा को फिर दोहराया है कि वह संघर्ष का स्थायी और टिकाऊ समाधान खोजने में संबंधित पक्षों की मदद करना जारी रखेगा। तो ये उन्होंने फिर से कहा है इशाक डार ने और वो हम लोग बता भी चुके हैं। बिल्कुल, तो ये वहाँ पर चूंकि आपको बता दें कि इस वार्ता से पहले जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं उनके साथ ईरानी प्रतिनिधिमंडल और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की अलग अलग बैठक होगी और उसके बाद वार्ता की मेज पर ये तीनों बैठेंगे। महत्वपूर्ण है और इसमें चूंकि मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहा है इसलिए ये बैठक इस्लामाबाद में हो रही है और उससे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठकें हो रही है। ईरान का कहना है कि वो उन बातों को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ बैठक में रखेगा कि कैसे आपकी मध्यस्थता में ये जब युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है, फिर भी कैसे उसका उल्लंघन किया गया है, केवल इजराइल की तरफ से ही नहीं अमेरिका की तरफ से भी। तो ये अब पहले बैठक से पहले ही ये चीज़ उसके उठाएगा। अब देखना है कि पाकिस्तान क्या इनको बताता है, पाकिस्तान का क्या पक्ष रहता है। चूँकि लेबनान वाला जो की बात थी जिसका उल्लंघन हो रहा था, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के ट्वीट को ही अब्बास अरागची ने ट्वीट किया था और कहा था कि ये देखिए क्या कुछ हो रहा है। तो महत्वपूर्ण है ये बैठक, बहुत सारी चीज़ें हैं और मध्य पूर्व में शांति के लिए इसको बहुत ही एक अहम बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। बिल्कुल समझिए, इसको काफ़ी जो है वो महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। सारी दुनिया की निगाहें जो हैं इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि समीर जी देखिए ये सिर्फ ईरान और अमेरिका का या ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं है, पूरी दुनिया इस युद्ध की चपेट में है। पूरी दुनिया में जो है आर्थिक हालात ख़राब हो रहे हैं, फ्यूल का संकट पूरी दुनिया में हो रहा है और सिर्फ फ्यूल नहीं, इसके अलावा फ्यूल से जुड़ी और तमाम चीज़ें जो हैं, गैस है, इसके अलावा पेट्रोकेमिकल्स हैं, खाद है, कपड़े हैं, प्लास्टिक है, तमाम चीज़ें जो हैं जो पेट्रोलियम पदार्थों से जुड़ी हैं उनका सबका संकट काफ़ी ज़्यादा गहराता जा रहा है और इसका असर सीधी सीधी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। तो पूरी दुनिया इससे चिंतित जो है वो
हो रही है समीर जी। बिल्कुल, इसीलिए यहाँ पर जो दुनिया भर के देशों से ये प्रतिक्रियाएं, जब युद्ध विराम हुआ है उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली और तमाम देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आई और सबने इसका स्वागत किया है। लेकिन इस युद्ध विराम शुरू होते ही यहाँ पर उसका उल्लंघन भी शुरू हो गया, इसलिए चिंता की बात दिखाई पड़ रही है और इसीलिए आशंकाएं बनी हुई हैं कि ये युद्ध विराम कितना लंबा चलेगा। चूंकि 8 अप्रैल को जब ये युद्ध विराम शुरू हुआ, लागू हुआ, उसके बाद से ही इजराइल ने लेबनान पर हमले कर दिए और अमेरिका के कई बयान ऐसे आने लगे और कहना, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये चीज़ें शांति, इसमें युद्ध विराम समझौते में नहीं है। अब उसको लेकर स्थायी रूप देने के लिए शांति वार्ता ये हो रही है आज इस्लामाबाद में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये वार्ता है और क्या कुछ होता है, अब से थोड़ी देर बाद ये वार्ता होगी और उससे पहले प्रधानमंत्री जो है पाकिस्तान के, उनके साथ दोनों ही देशों के प्रतिनिधिमंडलों की वार्ताएं होंगी। अब बहुत चीज़ें इस पर दांव पर लगी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और इजराइल के संबंध अब किस तरफ जाएंगे। ये युद्ध विराम होगा, पश्चिम एशिया के देशों में जो एक भू राजनीतिक परिवर्तन देखने की बातें हो रही हैं वो सारी चीज़ें सामने दिखाई पड़ेंगी, लेकिन इसका एक बड़ा असर ये भी होगा कि अमेरिका और इजराइल के संबंध किधर होंगे। चूंकि ईरान पर हमले को लेकर इजराइल के साथ नेटो देशों ने, यूरोपीय देशों ने तो पूरी तरह से किनारा कर लिया। अमेरिका बिल्कुल साथ देता रहा, लेकिन 40 दिन की लड़ाई में वो भी पस्त हो गया और वो भी अब इस रिश्ते को एक उसकी समीक्षा कर रहा है, क्योंकि अमेरिका के लोग उसकी समीक्षा के लिए जोर डाल रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, अमेरिका के लोग इसकी समीक्षा के लिए जोर डाल रहे हैं और अमेरिका के तमाम सांसद जो हैं वो ये इस बात को कह रहे हैं कि ये सीज फायर जो है ये स्थायी युद्धबंदी में तब्दील हो। ये अमेरिका के अंदर से दबाव ट्रंप के ऊपर पड़ रहा है, चूंकि नेतन्याहू ने अमेरिका को बर्बाद करके रख दिया है। ये बातें आ रही हैं। वहाँ की एक सांसद हैं यास्मीन अंसारी, और उन्होंने समीर जी एक ट्वीट किया अपनी टीम से, हम कहेंगे कि वो ट्वीट अगर दिखा सकते हैं तो दिखा भी सकते हैं। और एक तेहरान से एक महिला ने उनको पर्शियन में पत्र लिखा, उस पत्र को पोस्ट करते हुए जो लिखा है उन्होंने हिंदी में, आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ये वो लिख रही हैं कि मुझे तेहरान की एक महिला से ये खत मिला जिसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कल्पना से भी परे है कि ईरानी लोगों को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। एक ऐसे क्रूर शासन से जिसने जनवरी में हजारों लोगों का नरसंहार किया से लेकर ट्रंप के अवैध युद्ध के दौरान हुई लगातार बमबारी और तबाही तक। ट्रंप और पीट हेग्सेथ ने ईरान में स्कूलों, अस्पतालों, पुलों और पानी को मीठा बनाने वाले संयंत्रों पर बमबारी करके युद्ध अपराध किए। मैं प्रार्थना करती हूं कि ये युद्ध विराम कायम रहे और ईरानी लोगों के लिए शांति और एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित हो। तो ये वहाँ पर अमेरिका में तमाम जो सीनेटर्स हैं, तमाम वहाँ के जो संस्थाओं से जुड़े लोग हैं, पूर्व जो सैनिक हैं, कमांडर्स हैं, वो लगातार इस लड़ाई को लेकर ट्रंप की आलोचना करते रहे और केवल पूर्व नहीं बल्कि मौजूदा वहाँ के सेना में तो इसको लेकर ज़बरदस्त विरोध रहा। सेना को के प्रमुख को ही हटा दिया पीट हेग्सेथ ने, जो रक्षा मंत्री है। सेना रक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया गया, वहाँ पर उसका नाम युद्ध मंत्रालय कर दिया। इन सारी चीज़ों को लेकर ट्रंप के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी है, तो उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है कि किसी भी तरीके से वो शांति वार्ता करें और इस युद्ध विराम को स्थायी युद्ध विराम में तब्दील करें। बिल्कुल समझिए, ये अमेरिका के अंदर से दबाव पड़ रहे हैं और चूंकि जो स्थिति, जो एक तरीके से कहा जाए समीर जी, जो वस्तु स्थिति है उसको ट्रंप साहब भी समझ रहे हैं अच्छे तरीके से। और जो वहाँ के तमाम विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं, जैसे कि कहा उन्होंने, प्रोफेसर जो उनके हमने बताया शायर मियर जो हैं, उन्होंने कि ट्रंप के पास तनाव की सीढ़ी पर चढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि ईरान बुरी तरीके से मारेगा वहाँ से, तो इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इधर जो आरजेडी के सांसद हैं प्रोफेसर मनोज झा, वो भी इस वार्ता को लेकर कुछ कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया जो है समीर जी एक तरीके से अनिश्चितता भरी हो, ये बातचीत सफल हो, इसकी हम सब कामना करेंगे। तो हम लोग उनको सुन भी सकते हैं। प्रोफेसर मनोज झा क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, चूंकि पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्ता पर लगी हुई हैं, सुनते हैं आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा क्या कह रहे हैं। और ये सबकी निगाहें वार्ता पर ही हैं, लेकिन ये वार्ता की बेस पर बैठने वालों का क्या रुख रहता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी तक कहीं से भी ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि वार्ता को लेकर दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर भरोसा कर रहे हैं। बहरहाल मनोज झा को सुनते हैं। नहीं, देखिए, हम सबको उम्मीद करनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ईरान और उस इलाके तक महदूद नहीं रहा। उसके संकट हम दिन रात झेल रहे हैं पूरी दुनिया में, और एक तरह की अनिश्चितता भरी हुई है। तो ये टॉक सक्सेसफुल हों,
इसकी हम सब दुआ करेंगे, कामना करेंगे। और ख़ास करके ईरानी डेलीगेशन जिस हवाई जहाज़ से पहुंचा, संभवतः अगर वो विजुअल सही हैं तो उसमें फ्रंट सीट्स पर उन बच्चों की तस्वीरें थी जो मिनाब के स्कूल में जिनको बॉम्ब से उड़ा दिया गया। वो शायद इस पूरे घटनाक्रम का सबसे दुखद पहलू था। तो उसके मद्देनज़र एक तरफा चीज़ें ना हों, पूरी दुनिया को सुकून मिले। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस वार्ता पर लगी हुई है। महत्वपूर्ण वार्ता आज इस्लामाबाद में हो रही है ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडलों के बीच में, और वहाँ पर पाकिस्तान के मध्यस्थता में क्या कुछ होता है उस पर हमारी भी नज़र रहेगी। लेकिन इस वार्ता से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ दोनों ही प्रतिनिधिमंडलों की अलग अलग वार्ताएं भी होंगी, बैठकें भी होंगी। तो रहेगी सब इन सारी चीज़ों पर नज़र। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।